अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। कुछ अरसे से वीडियोस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह ये है कि अली भाई मुल्क से बाहर थे, तो अली भाई वापस आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब हम बिल्कुल आपको बगैर नागे के अपनी वीडियोस देंगे। और इंशाल्लाह अब हम आपको एक यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे, तो बराए मेहरबानी उसका हम लिंक आपको देंगे, उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई कैसा रहा आपका टूर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अली भाई रमज़ान ठीक गुजर रहा है? अल्लाह का करम है। अच्छा अली भाई, कनाडा के वीजे के आजकल इश्यूज हैं। जी, जी। कुछ लोगों के स्टिकर लग के आगे फिर भी उनको जो है रोक दिया गया कि आपने इसको दोबारा रिकंसिडर करना है अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक हो गया। तो और कुछ हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के वीजे आए हैं, आज हमने वो भी दिखाने हैं। वैसे ये चीज हम करते नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के डाउट्स थे उन लोगों को क्लियर करने के लिए। और अली भाई, हमने ये भी बताना है कि अब कनाडा जो है वो किस बेस पे काम कर रहा है, यानी कि एजेंट्स के थ्रू जो लोग काम कर रहे थे उनको अब कितना तो नुकसान होने वाला है। एज अ 5 साल का वो आपको बैन कर रहे हैं। अभी जो करंट सिचुएशन जा रही है, कनाडा ने ऑलरेडी जनवरी में मेंशन किया था कि पाकिस्तानियों ने बहुत हाई लेवल पे फेक डॉक्यूमेंटेशन यूज़ की है और अभी उसके रिस्पॉन्सेज आना भी लोगों को स्टार्ट हो चुके हैं। तो रिसेंट डेली बेसिस पे काफ़ी ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि आईआरसीसी की तरफ से ना उन्हें एक लेटर मिलता है, जी। प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर उसे कहा जाता है। उसमें प्रॉपर मेंशन है कि आपने फेक बैंक स्टेटमेंट यूज़ किया है और इसकी बेस पे ऑफिसर आपको 7 डेज का टाइम दे रहा है कि आप अपनी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको डेफिनेटली 5 ईयर का बैन मिलेगा और काफ़ी लोगों को बैन मिल भी चुका है। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि जस्ट पासपोर्ट की बेस पे हमें वीज़ा मिल जाएगा, डन बेस वीज़ा, 100% गारंटी वीज़ा, इवन कि आप जस्ट पासपोर्ट दे दें, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हम तैयार करेंगे। एजेंट्स ने तो अपना काम कर दिया ऑलमोस्ट। अभी जितने भी क्लाइंट है उनकी प्रोफाइल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है। अभी फ्यूचर के लिए भी वो बड़ी कंट्रीज का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। अली भाई, एक हमारे पास जो अभी आया भी हुआ ओके। है लेटर, वो भी हम आपसे साथ शेयर करेंगे स्क्रीन पे। अली भाई, उसमें उन्होंने उनकी सीधा सीधा जो है डॉक्यूमेंट, जो उनकी बैंक स्टेटमेंट है, हम्म। उसका उन्होंने एरर निकाल दिया कि वो आपकी फेक है। अली भाई, इतना वर्थ उनके पास कैसे आ गया कि वो अब हमारी बैंक स्टेटमेंट का खुद चेक कर रहे हैं? जी, एम्बेसीज के पास ये एसेस होती है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो प्रॉपर क्लाइंट को गाइड नहीं करते, क्योंकि जब भी आप किसी भी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, एम्बेसी आपके हेड ऑफिस से आपकी बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली वेरीफाई करती है। ठीक है। तो अली भाई, जिनकी अब ये बैंक स्टेटमेंट फेक थी, वो जिन भाई का हम ये मामला देख रहे हैं, हम्म। तो अब वो क्या, अब उनके पास कोई हल नहीं है? क्या आप कहते हैं कि कोई हल है आपकी नजर में? नहीं, बैन आ चुका है। आप जस्टिफिकेशन अगर दे सकते हैं तो दें, फिर ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाई है भी कि नहीं। ठीक है। मोस्टली लोग, ये भी एक मैं पैगाम दूंगा कि जितने भी हमारे भाई हैं वो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स ना शेयर किया करें। किसी भी भाई को, किसी भी एजेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक स्टेटमेंट ना दें। वो इसी को एडिट करते हैं और इसी के बेस पे डेटा चेंज करके हम पैसे में उनके वीजे अप्लाई करवाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट किसी और के लिए यूज कर लेते हैं अली हाँ, भाई? ई बैंक स्टेटमेंट वो यूज करते हैं, वो एडिटेबल होती है ना, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उनके ठीक है। थ्रू वो पर्सन का नेम चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा देते हैं। तो फिर आगे से जब आईआरसीसी वाले या कोई और भी या वैसी आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करती है तो आपका कार्ड जेन्युइन नहीं होता। तो ठीक उसी है। बेस पे अभी लेटर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिसर ने फिर भी आपको 7 डेज का टाइम दिया। अगर आप 7 डेज में अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देते, आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आपने कनाडा का वीजा फाइल किया। तो आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल तो डिस्ट्रॉय उन्होंने कर दी, 5 ईयर का बैन आ गया आपके आपको ऊपर। अपने केस की हाउ नहीं अली भाई, और प्लस ये है कि आप 7 डेज में आप नई बैंक स्टेटमेंट सेम उस अकाउंट के से कैसे लेके आएंगे? है ही नहीं, आपके नाम पे नहीं है, फ्रॉड है ना। तो अली भाई, अब वो जो शख्स 5 साल के लिए बैन हो गया है, हम्म। इसमें गलती किसकी थी, उसकी या एजेंट की? मैं तो क्लाइंट की भी गलती कंसिडर करूंगा। वो इतनी मीठी बातों में पता नहीं कैसे आ जाते हैं कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट वीजा मिल जाएगा, 100% गारंटी वीजा मिलेगा। वीजा लेने के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। कनाडा के अलावा जितनी भी एम्बेसीज हैं, हर कंट्री का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उसे कंप्लीट करो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, देन आप वीजा फाइल करें। उसके बाद फिर ऑफिसर फैसला करता है कि उसने अप्रूव करना है या रिफ्यूज करना है। रिफ्यूजल आना तो कॉमन चीज है। अभी जितने भी मेरे भाई हैं, मीन्स के जितने लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं जिनको बैन आ चुका है, वो यही दुआ कर रहे हैं, जिन्हें लेटर मिला 7 डेज के लिए, कि भाई अल्लाह करे हम रिफ्यूज हो जाए। दुआ कर रहे हैं कि रिफ्यूज हो जाए, बैन ना हो, बैन लेकिन ना हो। काम उन्होंने बैन होने वाला कर दिया। ठीक है अली भाई, वो तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना कि आपको 40 जो है 402 लगेगी एक। सेशन फोर बिल्कुल, जीरो वो टू सेशन, 5 ईयर वो तो बैन उन्होंने वाला बिल्कुल सेशन। बीच में मेंशन कर दिया। अच्छा अली भाई, अब ये बात चल रही है तो डॉक्यूमेंटेशन की तो हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, हम्म। पर फिर भी आप बताएं, कनाडा के लिए जो मजीद सही जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है
वो क्या जो बेसिक रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल आपकी प्रोफाइल मैटर करती है कि आप अगर वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि आपकी एज मैटर करती है, आपका स्टेटस मैटर करता है, सिंगल है, मैरिड है, आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, और सबसे जो मेजर चीज़ है वो है आपके फंड्स, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनती है? आपके सोर्स ऑफ इनकम से बनती है कि आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, इन्वेस्टर है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपके फंड्स मेंटेन किए जाते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो आप कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को ही नहीं कंप्लीट करते, तो एम्बेसी आपको वीजा क्यों देगी? यस। वो आपका वीजा रिफ्यूज ही करेगी। तो ये कॉमन से डॉक्यूमेंटेशन है। इवन कि आप गूगल पे, अभी तो बहुत ईजी है, हर बंदा यूट्यूब यूज करता है, फेसबुक यूज करता है। गूगल पे जाके कंपनी की जो एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से सारी डिटेल आपको मिल जाती है। वो आप स्टडी करें, अगर नहीं मिलती तो अभी ऑलमोस्ट काफी पाकिस्तान में एक कंसल्टेंट है जो प्रॉपर लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप उनसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। आप खुद भी ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। हमारे लोग रिसर्च करते नहीं है, और उसके बाद फिर उन्हें इन चीजों का सामना करना ये पड़ता है। बात तो अली भाई हम भी बहुत बारी पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से बच्चे को समझाते हैं, इस तरह समझा चुके हैं अपने क्लाइंट्स को, और फिर भी वो रिफ्यूजल। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूं। अच्छा अली भाई, बैंक स्टेटमेंट में हम कहाँ पे गलती करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा ऑफिसर है हम्म। उसको डाउट होता है हमारी बैंक स्टेटमेंट पे? बैंक स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ही टोटल डिफरेंट है कि बैंक स्टेटमेंट क्या है। आपने वीजा अप्लाई करना है, किसी ने आपको बता दिया जी फंड्स बैंक में रखो, स्टेटमेंट लेके आ जाओ। ऑफिसर देखता है आपका ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। वो चीज चेक की जाएगी। आपका ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। फिर एक डेबिट और क्रेडिट का सेशन चल रहा होता है बैंक स्टेटमेंट में, कि ऐसे। एंड ऑफ द मंथ आपने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, और एंड ऑफ द मंथ आपके पास अर्निंग कितनी आई है। अर्निंग के बाद जो आपके एक्सपेंसेस है, उसके बाद आपकी सेविंग क्या आ रहा है। ठीक वो है। सेविंग पे भी फोकस करता है कि आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि आप इतने स्टेबल हैं। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके फंड शो करते हैं कि डेफिनेटली आप टूर करने के लिए इस कंट्री का स्टेबल है, फिर आप टूर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके फंड से सेटिस्फाई नहीं होता। कैनेडा वाले आपको एक रिफ्यूजल ग्राउंड लगाते हैं 179 सेशन के थ्रू। हाँ जी। आपके एसेट एंड फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तो आप वो मेंटेन करें, बैंक स्टेटमेंट अच्छी करें, देन आप केस फाइल करें। इवन के रिफ्यूजल में वो आपको ग्राउंड्स भी बताते हैं कि आपकी प्रोफाइल में ये नेगेटिव चीजें हैं, आप इन पर वर्किंग करें, देन आप केस रीअप्लाई करें। ठीक है। अच्छा अली भाई, आपके पास प्रोसेस आ जाता है, उसके बाद वो फाइल जमा होती है, हम्म। ये सारे टाइम में कितना प्रोसेस लगेगा आपसे फाइल बनने तक हम्म। और फिर फाइल को आगे उधर से अप्रूव होने तक, ये सारा टाइम ड्यूरेशन जरा स्टेप बाय स्टेप बताएं, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है कि आज हमने दिया है, हमें कल वीजा मिल जाए। कुछ लोग तो चाहते हैं जी रमजान की बरकतें हैं, हम्म। तो इस महीने में ही सारा काम हो जाए। वो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। बेसिकली हर कंसल्टेंट का अपना एक टाइम प्रोसेस है, और जो मैं फाइल करता हूँ, मैं बेसिकली 2 वीक्स का टाइम लेता हूँ। ठीक है। 2 वीक्स में उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता हूँ, केस उनका फाइनलाइज करते हैं, देन उसके बाद केस फाइल करते हैं। और केस फाइल करने के बाद अभी जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है ना आईआरसीसी की तरफ से, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, 112 दिन का टाइम पीरियड चल रहा है। एवरी वीकेंड अपडेट्स आती है। अभी 19 मार्च को लास्ट रात को उनकी अपडेट आई है कि अभी जो पाकिस्तान से विजिटर वीजा के एप्लीकेशन का ये प्रोसेस टाइम है आफ्टर बायोमेट्रिक 112 दिन का है। लेकिन ये कि जो केसेस हमने फाइल किए हैं उनके रिस्पांस अभी क्विकली आ रहे हैं, 20 दिन में भी आए हैं, 25 में भी आए हैं, 35 दिन में भी आ रहे हैं। तो अभी रैंडमली वेबसाइट पे कुछ और बता रहे हैं, लेकिन उसके रिस्पांसेस जल्दी आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है करंटली कैनेडा का। ठीक है। अच्छा अली भाई, छोटा सा एक पॉइंट है कि जो जिन लोगों का रिफ्यूजल है हम्म। उनको क्या दोबारा रिप्लाई करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? इसमें भी दो चीजें हैं। अगर उनकी फाइल उन्हें लगता है कि फैक्चुअल एरर की वजह से वीजा रिफ्यूज हुआ है, यहाँ पे से बाय मिस्टेक वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो वो चेक कर सकते हैं कि अगर उनके फंड्स ठीक है, वो नेक्स्ट डे भी वीजा फाइल कर सकते हैं। अगर उनकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट करवा लें। डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट करवा के आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। अगर वीक है तो चीजों को क्लियर करें, क्लियर करने के बाद आप केस फाइल करें, और रिफ्यूजल के बाद जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 90 डेज के बाद ही आप वीजा अप्लाई करें। 3 मंथ का काफी टाइम होता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्टेबल करने के स्टेबल लिए। करने के हाँ, लिए। उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि उनके फंड्स काफी अच्छे हैं, ठीक या है। किसी और एरर की वजह से उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया जाता है, वो अपना केस नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते ठीक हैं। है। डिपेंड करता है ओवरऑल आपकी प्रोफाइल पे। ठीक है अली भाई, रिफ्यूजल केस दोबारा री अप्लाई करने के बाद कितना टाइम पीरियड लग जाता है तकरीबन? वो भी आईआरसीसी पे ही डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन जा रही है। ठीक है। बेसिकली अभी तो रिफ्यूजल के बाद तो बायोमेट्रिक आपकी नहीं होती। अभी जो लेटेस्ट टाइम पीरियड है वही आपको बता रहा हूँ कि 20 से 25 दिनों में भी रिस्पांस आ रहे हैं, और आईआरसीसी की तरफ से 112 दिन का टाइम जा रहा है।
ठीक है। अच्छा अली भाई, अगर हमारा समझे कि बैन आ जाता है या रिफ्यूजल आ जाता है, तो उसको कनेडियन केस में करना, कनेडियन जो है कोर्ट्स में हम लोग उसको कर सकते हैं अपना अप्लाई, या उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़े या रीअप्लाई करना बेहतर है? उसमें भी दो चीजें देखी जाती हैं कि आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है, अगर ठीक तो है। आपने खुद केस फाइल किया, आपको बेहतर पता है कि आपने कैसी फाइल सबमिट की थी। अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाया तो वो भी आपकी प्रोफाइल को अच्छे से जानता है क्योंकि उसने केस फाइल किया है। अगर उसे फील होता है कि आपका फैक्चुअल एरर की वजह से वीजा रिफ्यूज हुआ है या ऑफिसर ने आपकी फाइल ही नहीं देखी और रिफ्यूजल आ चुकी है, उस ठीक है। केस में आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो आप रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं अगर आपको फील होता है कि आपकी प्रोफाइल ठीक थी, वीजा ऑफिसर से मिस्टेक हुई है, तो उस कंडीशन में आप रिकंसिडरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइल ठीक नहीं है तो आप रिकंसिडरेशन अप्लाई नहीं करें क्योंकि अभी इसकी बेस पे भी लोगों को ना रिफ्यूजल आना स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक और चीज है कि लोग कुछ कहते हैं जी हमारा केस बहुत अच्छा था, 2 दफा 3 दफा 4 दफा रिफ्यूजल आ चुकी है, हम अब वहां पे कनाडा में ना फेडरल कोर्ट में केस करना चाह रहे हैं। उसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है, आप वहां पे भी केस कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक्सपेंस काफी ज्यादा है, वो तो रिकमेंड ही नहीं किया जाता क्योंकि ठीक है। वहां के जो कंसल्टेंट्स है वो नॉर्मली $10,000 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपका करते हैं। केस कोर्ट में जाता है, फेडरल कोर्ट में, वहां पे आपके सारे मामला देखे जाते हैं, वो तो है किसी को रिकमेंड नहीं करते। दो ही ऑप्शन है, रिकंसिडरेशन अगर फील होता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी थी, वीजा ऑफिसर से मिस्टेक हुई है। सेकंड केस, रीअप्लाई, अपने फंड्स अपने सर्कमस्टेंसेस को बेहतर करें और केस को रीअप्लाई करें आप। ठीक है, यानी कि आप उसको हेयरिंग पे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन भी अभी भी ज्यादा टाइम लगेगा, ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा और और आपका पैसे भी बजट वो, भी काफी ज्यादा। बजट भी काफी लग जाता है। ठीक है। अच्छा अली भाई, जो हमें इनविटेशंस आती हैं, हम्म। क्या वो वीजा में हेल्पफुल है? जी बिल्कुल, इनविटेशन वीजा में काफी आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इनविटेशन भेजने वाले कौन है। दो ही इनविटेशन है, एक फैमिली इनविटेशन है, एक बिजनेस इनविटेशन है। फैमिली इनविटेशन में आपके रिलेटिव ही आपको इनवाइट करें तो उसके अप्रूवल के अच्छे चांसेस हैं। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जीबिशंस कौन सी है, कॉन्फ्रेंस कौन सी है, वो आपके बिजनेस के साथ अगर रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ठीक है, तो फिर उस बेस पे आप बिजनेस का भी ये इनविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों कंडीशंस में वीजा के अच्छे चांसेस होते हैं, अप्रूवल के अच्छे चांसेस होते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि कन्वर्सेशन चल रही है पर बीच में रोकना है, इसलिए जरूरी समझूंगा कि रमजान है और एकदम इतना बोलना भी थोड़ा मुश्किल है। कुछ पॉइंट्स अभी मजीद हैं, पर उससे पहले आपको एक, हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं सॉरी, उनके अप्रूवल कनाडा के जो है ना वीजाज आए हैं, ये आपको दिखा दें और फिर थोड़ी सी कन्वर्सेशन इन पे भी करेंगे। अच्छा अली भाई, ये जो क्लाइंट ये आए थे हमारे पास क्लाइंट्स, हम्म। इनका पहले रिफ्यूजल आया था। जी बिल्कुल, ये फैमिली केस था, इन्होंने केस पहले अप्लाई किया था तो रिफ्यूजल आया था। अली भाई, केस पहले भी आपने अप्लाई किया था या किसी और ने अप्लाई नहीं, किया था? पहले इन्होंने किसी और से केस अप्लाई करवाया था, देन उसके बाद वो हमारे पास आए ठीक थे। है। प्रॉपर इनके प्रोफाइल को स्टडी किया था, हर एक चीज को देखा था, मैनेजमेंट की थी। फिर हमने इन्हें रिकमेंड किया कि आप 3% अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह अगर आपका वीजा आता है, अपनी एफर्ट ही हमने पुट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीजा की अप्रूवल आ चुकी है, और वो आपके सामने हाँ भी जी, वो है। ये प्रूफ के साथ है जी, आप देख सकते हैं दोबारा। तो अच्छा अली भाई, उसमें कितना प्रोसेस में टाइम लगा था इनका? इनका केस ऑलमोस्ट हमने फाइल किया था नवंबर में, ठीक है। आई थिंक 9 नवंबर को फाइल किया था, और 4 मंथ के बाद इनका रिस्पांस आया था। टाइमलाइन ऑलरेडी माशाल्लाह। मैंने शेयर की थी अपने टिकटॉक के ठीक है। अकाउंट पे ना। अच्छा अली भाई, एक छोटी सी बात, इनका रिफ्यूजल आया था, हम्म। इन्होंने आपसे क्लियर करवाया, तो क्या मिस्टेक थी जो आपने इनके उसमें देखी? मिस्टेक, वो काफी डीपली जाना पड़ता है चीजों को असेस करने के लिए। अगर ठीक मैं है। एक्सप्लेन करना शेयर उसके करूँ लिए एक अलग वीडियो है। डेफिनेटली वो एक डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है। प्रोफाइल को, हर क्लाइंट की ना डिफरेंट प्रोफाइल है, ठीक है। और उसे डीपली असेस किया जाता है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाते हैं, उनके बिहाफ पे कब केस फाइल करना, वो सारी चीजें ना माइंड में रख चले, के केस फिर बनाया एक जाता है। पॉइंट बता दें कि ये गलतियां इनकी तरफ से थी या इनके एजेंट की तरफ से थी? ये तो इनके एक एजेंट की तरफ से ही थी। वो प्रॉपर अगर इनकी फाइल को अच्छे से प्रेजेंट करते, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते और जस्टिफिकेशन अच्छी देते, इनका पर्पज ऑफ ट्रैवल क्या है, तो फंड्स कैसे हैं, तो रिफ्यूजल आना ही इंशाल्लाह नहीं था। नहीं था ना। कुछ हमारे ठीक अपने भी है। मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर इंसान गलतियों से ही सीखता है। ठीक है। अच्छा अली भाई, व्हाट इज कैन प्लस कैटेगरी? बेसिकली कैन प्लस कैटेगरी तो उसमें यह है कि अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीजा है, उस कंडीशन में कनाडा आपको ऑफर करता है कि आप यूएसए के वीजा की बेस पे ना कैन प्लस कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यह है कि कनाडा आपसे बैंक स्टेटमेंट की डिमांड नहीं करता, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे खत्म हो जाती है, वो आपसे डिमांड नहीं करेगा, जस्ट यूएसए के वीजे की कॉपी लेगा डॉक्यूमेंटेशन में, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, दैट्स इट। अदरवाइज इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप ऐड करें, अपने फंड्स, अपना पर्पज ऑफ ट्रैवल, आपने जाना कब है, आपकी एक्टिविटीज क्या है, मीन्स कि जितना आप अपने आप को अच्छा वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं आप डेफिनेटली करें।
कोई भी वीक पॉइंट या लूज पॉइंट आप ना छोड़ें, उन्हें हर एक चीज आप प्रोवाइड करें। अच्छा अली भाई, ये जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका का हमारे पास वर्क परमिट होना चाहिए या विजिट पे भी ये कैंपस की कैटेगरी में हम नहीं, कॉल आपके करते पास हैं? वैलिड वीजा होना चाहिए। वो यूएसए का B1 B2 मोस्टली विजिट वीजा की कैटेगरी में ही वीजे होते हैं, दूसरे भी हो तो चलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कनाडा का वीजा है, एक्सपायर हो चुका है, आप उस कंडीशन में भी कैन प्लस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अली भाई, जो कंडीशन आ रही है, जितना अब लोगों के री आ रहे हैं, चेक आ रहे हैं हम्म। सबके वीजेस पे, तो अब रेशो क्या जा रही है? रेशियो तो ओवरऑल हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके प्रोफाइल की होती है। अभी उसका मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो अगर एक बंदे ने पाकिस्तान में 200 केस फाइल करवाए हैं, प्रोफाइल नहीं थी अच्छी, अम्बेसी में फाइल जा चुकी है, प्रोफाइल नहीं अच्छी, डेफिनेटली 200 बंदों की रिफ्यूजल नहीं आनी है। ठीक तो है। हम ये कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान में वीजा रेशो बहुत बुरी है। और अगर फाइल अच्छी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो वीजा की अप्रूवल आएगी। आप कंसिडर करेंगे कि पाकिस्तान में वीजा रेशो बहुत तो जिस तरह अच्छी जा रही है। इनका, जिस बंदे ने अप्लाई किया उसने सारी बातें सेम लेट्स सेम सपोज अभी मैंने इनको फीस। वीजे लेके दिए, मैं यही क्लेम करूंगा कि वीजा रेशो बहुत अच्छी है। ठीक है। ओवरऑल क्लाइंट की प्रोफाइल मैटर करती है कि उसकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, उसकी प्रोफाइल की रेशो कितनी है। उसकी प्रोफाइल की रेशो अच्छी है ना, तो ठीक है। डेफिनेटली हम वैसे ही उसको अच्छा ही रिस्पांस देंगे। अच्छा ये भी अली, हमारी एक उम्मीद है कि पाकिस्तान में वीजा रेशो कैसी है, अच्छी है, बुरी जा रही है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, पॉलिसीज वो हार्ड करते हैं, लेकिन ये है कि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं तो सेकंड में आपको वीजा मिल जाता है। ठीक है। तो अली भाई, फेक डॉक्यूमेंटेशन फिर से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों का पैसा, वक्त, और जो बैन आ रहा है 5 साल का, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है जाना कनाडा, किसी की फैमिली या किसी का स्पाउस है, तो वो 5 साल का एक गैप बहुत ज्यादा गैप है। तो उनके लिए प्लीज एक एक ऐसी नसीहत के वो बच जाए। नसीहत यही है कि भाईजान आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें, किसी ऐसे बंदे के पास ना जाएं जो ये क्लेम करता है कि मैं आपको डन बेस पे वीजा लेके दूंगा, ये आपको या फेक जस्ट रिकमेंड मैं करता है? पेपर मेरी तरफ से होंगे, बैंक स्टेटमेंट भी मैं लगाऊंगा, लेकिन गारंटी मैं आपको वीजा लेके दूंगा। ऐसे बंदों से अवॉइड करना चाहिए। उनका तो कुछ नहीं जाना, लेकिन आपका फ्यूचर आपका उन्होंने 5 साल का बैन आ जाना है। डेफिनेटली। चलिए भाई, 5 साल का बैन अगर मुझे कनाडा की तरफ से आ गया, तो मुझे किस मुल्क में जाते हुए मजीद इसका नुकसान है? बेसिकली कनाडा का आपको बैन आ जाता है, यूएसए भी आपको वीजा नहीं देगा, क्योंकि ठीक ये है। 5 आइज में आते हैं। एक कनाडा है, यूएसए है, यूके है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। 5 आइज कंट्रीज है, ये ठीक है। पांचों कंट्रीज आपस में ना डेटा शेयर करती हैं। तो मेरी तो एक्सपीरियंस बेस की बात है कि आप 5 कंट्री से ही बैन कर दिए जाते हैं, क्योंकि आप वीजा अप्लाई करते हैं, आपकी डिटेल ऑलरेडी उनके पास है। यूएसए तो मैंडेटरी है, पहले नंबर पे है। बाकी दूसरी कंट्रीज भी आपको वीजा इशू नहीं करेंगे, मेन जैसे 5। कनाडा 5 ईयर का बैन दे रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यूके 10 ईयर का बैन दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया 3 ईयर का बैन दे रहा है, और अमेरिका तो ऑलमोस्ट आपको परमानेंट ही बैन करता है। तो इन बड़ी ठीक है। कंट्रीज में अगर आपने किसी एक कंट्री का भी बैन ले लिया, तो आपकी प्रोफाइल फ्यूचर के लिए भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर आप छोटी मोटी कंट्रीज में जा सकते हैं, जैसे शेंजन है, जापान है, तुर्की है, साउथ अफ्रीका है। तो यही ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। बिल्कुल, और उसमें भी आपका फिर जो चांस है वो कम होते हैं, हाँ बिल्कुल। जब तक ये अपना डाटा शेयरिंग नहीं आ गई। वो डाटा शेयर नहीं करते, उनका तो वीजा मिल जाता है। वो भी आपकी प्रोफाइल की बेस पे होता है कि आपकी प्रोफाइल ठीक है तो वीजा ठीक आप है। अप्लाई कर तो उस पे सकते भी हैं। फेक पे ना जाएं, वरना फिर आप उधर से भी फिर सब। फेक पे जाएंगे तो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फेक यही है कि हमारे लोगों की एक उम्मीद है कि हमने जस्ट पासपोर्ट देना है और स्टिकर पेस्ट और होके अली आ भाई, ये जाना डन बेस वाला क्या चक्कर है? ये डन डन बेस। बेस पे कहते हैं जी, डन बेस पे काम करना है, मुझे समझ नहीं आती। आप 70 लाख का रिस्क ले रहे हैं, आप ये 2 लाख 3 4 लाख का रिस्क क्यों नहीं ले सकते? वो क्या वजह है? जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, सबज बाग दिखाए जाते हैं, तो लोग बाग देखना पसंद करते हैं। तो अली भाई, आप क्यों नहीं भाग दिखा रहे? मैं मेरे भाई लोगों को एजुकेट भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो आते हैं, जो ऑफिस में आके मीटिंग्स करते हैं, प्रॉपर उन्हें एजुकेट करते हैं ना। मैं तो वो समझ रहा हूँ ना अली भाई, आपने जितनी बातें बताई हैं, अगर जिसको तो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसकी, वो अपनी मिस्टेक्स खुद ही कवर कर लेता है, जिस तरह आपके व्यूज चेक करता है, वीडियोस चेक बिल्कुल। करता है। तो फिर आपको इस चीज का क्या फायदा? फायदा ये है कि लोगों को एक पॉजिटिविटी देते हैं, अपना पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम, अपने सर्विस हम भी प्रोवाइड करते हैं, चार्जेस लेते हैं, फ्री में तो नहीं, हम भी करके देते हैं नहीं, बिजनेस पर पॉइंट ऑफ आप व्यू से। वीडियो पे लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो वो सियाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं सियाना करी जा रहे हो बंदियां नु। नहीं, लोगों को गाइड करना भी जरूरी है ना। मेजोरिटी आपको पता है कि हमारे गुजरात में हाँ जी। डन बेस एजेंट माफिया सबको एजेंट ही पता माफिया, है। यस। जिससे भी पूछो, वो अक्सर मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, वो आते एक ही बात करते हैं, डन बेस, कनाडा का डन बेस, यूएसए का डन बेस। वो लाखों से नीचे तो, करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं करते। रिसेंटली भी एक भैया आए थे, वो कह रहे थे कनाडा का डन बेस का वीजा 1 करोड़ में मिल रहा है। मैंने कहा आप ले लो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको लेना चाहिए। डन बेस है?
जी जी बिल्कुल। वो आपने छोटा रिस्क नहीं लेना, आपने पूरे 1 करोड़ का नहीं, लेना अभी है। कोई स्पेशली कोई ऑफिस में आए तो हम गाइड ही नहीं करते, ना उन्हें टाइम देते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जो जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आता है, डॉक्यूमेंटेशन लेके आते हैं, इंशाल्लाह प्रॉपर उन्हें टाइम भी देते हैं, उन्हें एजुकेट भी करते हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास नॉलेज है, बाकी उन पे डिपेंड करता है। अली भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, जिस तरह आपने देखा कि आज अली भाई ने हमारे सवालों का जवाब दिया, मजीद हम सवाल लेके आएंगे और आप आइंदा से आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और अपने जो प्यारे सवाल हैं आप हमें बताएं, हम उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता मजीद छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियोस थोड़ी लेंथी इसलिए थी क्योंकि इसमें पॉइंट्स कुछ ज्यादा ऐसे थे कि लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और जिनके लिए 5 साल का बैन आ रहा है, आप उन लोगों से मिलें, उनकी कंडीशन देखें, क्योंकि हमारी मुलाकात हो रही है। वो लोग बहुत परेशान है क्योंकि उनका बेसिक्स जो था ना, उधर जाना एम था, या उनकी फैमिलीज उधर हैं और वो बैन हो चुके हैं। तो इसके साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। शेष स्टॉप होगी।